जरा सोचिए, आपके सामने एक विशाल 3D ड्राफ्टिंग बोर्ड है और उस पर धीरे धीरे भारत के पूरे 3000 साल के वास्तुकला के इतिहास का ब्लूप्रिंट उभरकर सामने आ रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारी सभ्यता ने खुद को कैसे तराशा है। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि कैसे एक सभ्यता जो कभी सिर्फ पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करती थी, उसने बाद में पूरे के पूरे शहरों और भव्य मंदिरों को सीधे जिंदा पहाड़ों को तराश कर बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक छलांग को समझने के लिए आज का हमारा सफर शुरू होगा सिंधु घाटी और प्रारंभिक बौद्ध काल से। फिर हम सांची स्तूप का विकास देखेंगे, गुप्तकालीन पत्थर क्रांति को समझेंगे, नागरा और द्रविड़ शैलियों की तुलना करेंगे, वैसारा हाइब्रिड वास्तुकला को जानेंगे और अंत में पहुंचेंगे हम्पी शहर की अकल्पनीय भव्यता तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चरण, सिंधु घाटी से शुरुआती बौद्ध काल तक, यानी ग्रिड शहरों से लेकर जीवित पत्थरों तक का सफर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज नेटवर्क के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन उनकी कला सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी। उनका धातुकर्म, खासकर लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम तकनीक, कमाल की थी। पहले वो मोम की एक मूर्ति बनाते थे। हाँ, और फिर उस मोम पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे गर्म करते थे। मोम पिघलकर बाहर आ जाता और उस खाली सांचे में खौलता हुआ पिघला कांस भर दिया जाता था। मोहनजोदड़ो की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति वो इसी शानदार तकनीक का नतीजा है। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी सम्राट अशोक के समय में आए, तो वास्तुकला में एक गजब का बदलाव दिखता है। बराबर पहाड़ियों में बनी लोमस ऋषि जैसी शुरुआती बौद्ध गुफाओं को ही ले लीजिए। कारीगरों ने लकड़ी की वास्तुकला की हूबहू नकल पत्थरों पर उकेर दी थी। सच में ये हैरान करने वाला है। इन गुफाओं में लकड़ी के जोड़ों और छतों के डिजाइन को इस ठोस पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये वास्तुकला कम और एक विशाल मूर्तिकला ज्यादा हो। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण पर, सांची स्तूप का विकास, यानी एक ब्रह्मांडीय गुंबद या कॉस्मिक डोम का निर्माण। सांची स्तूप रातों रात ऐसा नहीं बना जैसा वो आज दिखता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान यह सिर्फ एक साधारण ईंट का टीला हुआ करता था। फिर शुंग काल आया तो इस पर पत्थरों की परत चढ़ाई गई और चारों ओर एक वेदिका बना दी गई। बिल्कुल, और कहानी यही खत्म नहीं हुई। पहली सदी के आसपास सातवाहन काल में इसके वो मशहूर नक्काशीदार तोरण या गेटवे जोड़े गए और अंत में गुप्त काल तक आते आते यहाँ बुद्ध की मानव रूपी मूर्तियां भी स्थापित हो गई। मतलब एक साधारण सा टीला सदियों में एक जीती जागती कहानी बन गया। अगर इसके स्ट्रक्चर को एक 3D वायर फ्रेम की तरह समझे तो इसके एकदम शीर्ष पर जो चौकोर हिस्सा है उसे हर्मिका कहते हैं, और इसके चारों तरफ जो 4 भव्य द्वार हैं वो तोरण कहलाते हैं। इन तोरणों पर जातक कथाएं इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर पूरी की पूरी किताब ही लिख दी हो। कमाल की कारीगरी है। हमारा तीसरा चरण है गुप्तकालीन पत्थर क्रांति। इसे हम हिंदू मंदिरों का क्रिस्टलीकरण भी कह सकते हैं। गुप्त काल ने असल में मंदिर वास्तुकला के नियम तय कर दिए थे। पहले के मंदिर सपाट छत वाले होते थे, लेकिन इसी काल में पहली बार वो ऊंचे शिखर बनने शुरू हुए जो आज मंदिरों की पहचान है। और ये शिखर सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थे, बल्कि ये ब्रह्मांडीय पर्वत मेरु के प्रतीक थे। लकड़ी और ईंटों की जगह अब हमेशा टिकने वाले पत्थरों ने ले ली थी, जिससे कारीगरों को अपनी कला को और गहराई से दिखाने की पूरी आजादी मिल गई। और सिर्फ कला ही नहीं, इनकी इंजीनियरिंग भी नेक्स्ट लेवल पर थी। इन्होंने बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का खूब इस्तेमाल किया और साथ ही ढके हुए प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा करने के रास्ते की शुरुआत की। जरा सोचिए, उस दौर में बिना आधुनिक सीमेंट के इन भारी पत्थरों को टिकाना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए लोहे के क्लैम्प्स और कॉर्बिल्ड आर्च जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि ये मंदिर आज सदियों बाद भी सीना ताने खड़े हैं। अब आते हैं चौथे चरण पर, नागरा बनाम द्रविड़ शैली, भारतीय वास्तुकला का महान विभाजन। गुप्त काल के बाद वास्तुकला मुख्य रूप से 2 अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़ी। उत्तर भारत की बात करें तो वहां नागरा शैली का बोलबाला था। इसके घुमावदार और ऊंचे ऊंचे शिखर सचमुच आसमान को छूने की कोशिश करते दिखते हैं। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां और ऊंचे चबूतरे इसकी पहचान है। अरे लेकिन दक्षिण की द्रविड़ शैली की भव्यता भी किसी से कम नहीं है। इसमें एक सीधा विशाल पिरामिड के आकार का टावर होता है और इसके विशाल गोपुरम, उफ,
मंदिर को घेरने वाली वो मजबूत बाहरी दीवारें इसे एकदम किसी भव्य किले जैसा लुक देती हैं। अगर दोनों की बनावट को एक साथ देखें तो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है नागरा शैली का वो खूबसूरत घुमावदार टावर, तो दूसरी तरफ द्रविड़ शैली का एकदम सटीक पिरामिड के आकार का टावर। इन दोनों ही शैलियों ने अपने अपने क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को बहुत ही शानदार तरीके से अपना लिया। 5वां चरण, वेसारा हाइब्रिड वास्तुकला, यानी दक्कन के पठार में शैलियों का अद्भुत संगम। अब उत्तर और दक्षिण की इस बहस के बीच दक्कन के चालुक्य राजवंश ने एक गजब का बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने दोनों शैलियों को ही मिला दिया। ये जो शब्द है वेसारा, ये संस्कृत के विश्र से आया है, जिसका मतलब होता है अभिसरण या संगम। इसमें नागरा शैली के ऊंचे शिखरों को द्रविड़ शैली के लेआउट के साथ बड़ी ही खूबसूरती से ब्लेंड कर दिया गया। जरा इमेजिन कीजिए, एक साधारण सा चौकोर फ्लोर प्लान धीरे धीरे बदलकर एक बहुत ही जटिल तारे के आकार का रूप ले रहा है। वेसारा शैली में ठीक ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, और अंदर की छतों पर बेहद बारीक नक्काशी वाले गुंबद बनाए गए, जबकि बाहर की दीवारों को छोटे छोटे मिनिएचर शिखरों से सजाया गया। दक्कन के कारीगरों का ये प्रयोग सच में वास्तुकला का एक मास्टरपीस बन गया। और अब हमारे सफर का छठा और अंतिम चरण, हम्पी की शहरी भव्यता, विजयनगर साम्राज्य की विशाल राजधानी। 14वीं सदी में बसा हम्पी शहर, ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि मध्यकालीन अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता मास्टर क्लास था। यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने धार्मिक आस्था और साम्राज्य की अपार आर्थिक ताकत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना दिया था। इस शहर का स्केल इतना विशाल था कि इसे अलग अलग जोन्स में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बांटा गया था। पवित्र केंद्र में विरूपाक्ष और विट्ठल जैसे भव्य मंदिर थे। शाही केंद्र में राजसी महल और एडमिनिस्ट्रेटिव इमारतें थीं, और इसके अलावा बड़े ही सुनियोजित रिहायशी इलाके और दुनिया भर के व्यापारियों से भरे चहल पहल वाले बाजार भी थे। अगर इनकी शाही इमारतों की बात करें तो लोटस महल या कमल महल इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे हम्पी के कारीगरों ने हिंदू और इस्लामी दोनों ही वास्तुकला के डिजाइन्स को मिलाकर एक एकदम नई और खूबसूरत शैली को जन्म दिया था। और वास्तुकला से भी ज्यादा हैरान करती है यहाँ की इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, उस रूखे और सूखे परिदृश्य में जीवन का संचार करने के लिए इन्होंने पानी के टैंकों, एक्वाडक्ट्स और सीढ़ीदार कुओं का एक पूरा हाइड्रोलिक नेटवर्क बिछा दिया था। हाँ, और शहर की सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट की अभेद्य किलेबंदी, साथ ही कल्याण मंडप जैसे वो विशाल हॉल जिनके खंभों पर इतनी बारीक नक्काशी है कि आंखें वहीं ठहर जाएं। ये सब उस दौर की श्रेष्ठता की कहानी चीख चीख कर कहते हैं। अगर इस पूरी बात को समेटें तो हम्पी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक साम्राज्य ने अपनी धार्मिक भक्ति, राजनीतिक ताकत और आम जनता के रोजमर्रा के जीवन को एक ही शहरी ढांचे के भीतर पिरो दिया था। हमारे 3000 साल के इस वास्तुकला के सफर का इससे बेहतरीन निष्कर्ष और क्या हो सकता है। तो सिंधु घाटी के उन साधारण पकी ईंटों से हम्पी के इन विशाल महलों तक हमारी वास्तुकला ने हमेशा अपने समय की, अपने समाज की कहानी बयां की है। ऐसे में आज एक बड़ा सवाल हम सब के लिए ये है, जब सैकड़ों साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इन आधुनिक शहरों के ब्लूप्रिंट्स खोजेंगे, तो हमारी वास्तुकला हमारी सभ्यता के बारे में क्या कहानी बताएगी? क्या हम भी कुछ ऐसा छोड़ जा रहे हैं जो सदियों तक टिका रहे? इसी विचार के साथ आज के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।